हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर बेसिक स्टडी बाय गोविंद। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखें, ये आपका सिलेबस है जिसके अंतर्गत आपको अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण से ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। गुरुत्वाकर्षण खंड 10.1, 10.2 खंड मुक्त पतन, खंड 10.3 द्रव्यमान और खंड 10.4 भार। इन 4 टॉपिक को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम अब चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सामान्य जानकारी। तो अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, अध्याय 8 और अध्याय 9 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यानी हमने अध्याय 8 और 9 में यही पढ़ा था कि अगर हमें किसी वस्तु की चाल अथवा फिर उसकी गति की दिशा में बदलाव करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी? बाह्य बल की जरूरत होगी। और उसी बाह्य बल की सहायता से हम वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। यानी हम अपने दिन प्रतिदिन के इस जीवन में देखते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से, ठीक है, या किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही गिरती है। ठीक है, हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इन सभी अवस्थाओं में वस्तु पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। यानी ये जो सारी प्रकृति में घटनाएं हो रही है, इनके पीछे कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिनकी वजह से ये घटनाएं संभव हो रही है। तो इन सभी घटनाओं के पीछे एक बल कार्यरत होता है। ठीक है, आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है और इस बल को ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और सर आइजक न्यूटन, इन्होंने इन सभी घटनाओं को समझा और बताया कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक बल उत्तरदायी है और जिस बल को हम उन्होंने उस बल का नाम क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण बल नाम दे दिया। ठीक है, तो इन सभी घटनाओं के पीछे, जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इन सभी घटनाओं के पीछे एक बल उत्तरदायी है और सर आइजक न्यूटन ने इसी बल का क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल कहा। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही विस्तार से पढ़ना है। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर क्या करेंगे? विचार करेंगे कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वस्तुओं की गति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तुओं की गति किस प्रकार निर्धारित होती है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। यानी चैप्टर में आगे ये भी अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर अलग है तो चंद्रमा पर क्यों बदल जाता है। यानी पृथ्वी पर भार अलग होता है, चंद्रमा पर भार अलग होता है। अगर हम किसी दूसरे ग्रह की बात करें तो वहाँ पर भार अलग होता है, तो ऐसा क्यों होता है। इसी तरह द्रवों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसका हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। अब हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि जो बाकी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब भी किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। ये भी आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर आसमान की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर ऊपर ऊंचाई पर जाकर वह वस्तु फिर से कहाँ आती है? नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। यानी कि ऐसी कहीं पे कहानियाँ मिलती है कि जब एक बार सर आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन पर क्या गिरा? एक सेब गिरा। ठीक है,
सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। यानी जब ऊपर से सेब नीचे की ओर गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि भाई ये सेब ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस घटना ने उनको इस बारे में सोचने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। यानी कि उनके मन में यह विचार आया कि भाई अगर पृथ्वी सेब को ऊपर से नीचे की ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती। क्या दोनों स्थितियों में यही बल लग रहा है। तो उनके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न क्या हुए, उत्पन्न हुए। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि, और इसी आधार पर उन्होंने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। यानी उनके मन में ये विचार आया कि हो सकता है कि दोनों घटनाओं के लिए ये एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी हो। फिर उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में क्या तर्क दिया कि चंद्रमा है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता यार। ठीक है, तो उसके बीच उन्होंने क्या तर्क दिया कि जो चंद्रमा है वो एक सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है। ठीक है, यानी जब भी गति करता है तो प्रत्येक बिंदु पर वो एक सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता। ठीक है, वरन क्या करता है, पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। ठीक है, इसका ये क्या कह रहा है इसको हम अभी आगे समझेंगे। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा क्या होता है, आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित तो होता है पृथ्वी द्वारा, लेकिन वो पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है इसको हम अभी उदाहरण के जरिए समझेंगे। तो देखिए, इसी बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप लेते हैं। ठीक है, कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। देखें, धागे का एक टुकड़ा लीजिए। क्या लेना है, धागे का एक टुकड़ा, जिसके एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांध दीजिए, जैसा ये आपको चित्र में दिख रहा है। धागे के दूसरे सिरों को पकड़िए और पत्थर को वर्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी धागे से छोटे से पत्थर को देखो बांधा गया है, और इस पत्थर को बांधने के बाद इस धागे को आप हाथ से पकड़कर अगर घुमाओगे तो क्या होगा कि एक नियत परिमाण के वेग से क्या होगा, ये वर्ताकार पथ में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, नियत परिमाण के वेग से क्या करेगा, वर्ताकार पथ में गति करेगा। यानी कि इस पूरे पथ के दौरान उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, नियत, यानी कि एक समान होगी, उसकी गति में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कब तक बदलाव नहीं होगा, जब अब तक आप अपने हाथ की स्थिति में बदलाव नहीं करोगे तब तक ये एक निश्चित गति से क्या होगा, उस वर्ताकार मार्ग में गति करता रहेगा। ठीक है, फिर पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब आप अगर पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे तो ये क्या हो रही है, ये प्रत्येक मार्ग में क्या हो रही है, देखो बदल रही है। ठीक है, एक वर्ताकार मार्ग में ये गति तो कर रही है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर इसकी गति की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, अब धागे को छोड़िए। अब बोल रहा है कि अब धागे को क्या करते, हाथ से छोड़ दीजिए। फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। तो जब आप हाथ से इस रस्सी को छोड़ दोगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये कुछ इस तरह गति करता हुआ, या अगर इस वाले भाग में है तो कुछ इस तरह समतल वाले एक सरल रेखा में गति करते हुए क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद नीचे की ओर यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी जब भी आप इसको अपने हाथ से छोड़ दोगे तो ये कुछ समय के लिए एक सरल रेखीय मार्ग में गति करेगा और उसके पश्चात क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखो, धागों को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वर्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। यानी जब तक जो धागा था वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ था और आप उस पत्थर को घुमा रहे थे धागे की सहायता से, तो पत्थर क्या कर रहा था, एक वर्ताकार मार्ग में क्या कर रहा था, गति कर रहा था, तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा क्या होती है, बदलती है। देखो कैसे, जैसे ही आप घुमा रहे हो तो इस बिंदु पर देखो इसकी दिशा इस तरफ है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे देखो दिशा क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। ऐसे देखो तो दिशा में क्या हो रहा है, हर बार प्रत्येक बिंदु पर दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कब, जब तक रस्सी आपके हाथों में पकड़े हुई है। ठीक है, दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। यानी कि ये दिशा जो परिवर्तित हो रही है वो किसके कारण हो रही है, या तो वेग परिवर्तन के कारण या फिर उसमें उत्पन्न त्वरण के कारण। ठीक है, तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, यानी कि
जब भी आप ये पत्थर घुमा रहे हो तो इस केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, जिसके कारण ये एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण कर रहा है, इस बल को, ठीक है, इस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उसको क्या करता है, जो उस पर उसके केंद्र की ओर लगता है, ठीक है, उस केंद्र पर लगने वाले या उस केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये सरल रेखा क्या होगी? इस वृत्तीय पथ पर एक स्पर्श रेखा के रूप में होगी। अब ये बात क्या है, इसको अभी समझते हैं हम। देखो, तो देखो अपने अभी क्या पढ़ा कि जब भी एक वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसके केंद्र की ओर क्या करता है, एक बल कार्य करता है जो उसको इस वृत्ताकार गति कराने में क्या करता है, मदद करता है। और इस केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम अभिकेंद्र बल के रूप में जानते हैं या अभिकेंद्रीय बल के रूप में जानते हैं। और इसी बल के कारण कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। ठीक है, इस बल के कारण ही कोई वस्तु क्या करती है, एक वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है, गति करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। यानी कि जब हम धागे पर से बल हटा देंगे या धागे को हाथ से छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो ये वस्तु है, देखो जैसे ये वस्तु है, अगर इस स्थिति में हमने समझ लीजिए धागा छोड़ दिया तो ये जो पत्थर है वो यहाँ पर अब वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं करेगा, बल्कि इसकी एक जो इस सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा और फिर क्या हो जाएगा, अंततः नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब इस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं हो करेगा, ठीक है, तो इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में, कौन सी रेखा में, एक सरल रेखा में मुक्त रूप से क्या होता है, गतिशील होता है। जैसे जैसे अगर पत्थर यहाँ पर था और आपने बल छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये पत्थर या, ठीक है, अगर इस दिशा में घूम रहा था तो इस दिशा में थोड़ी देर के लिए एक सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा। और अगर पत्थर इस दिशा में घूम रहा था तो समझ लीजिए ये ए बिंदु तक एक सरल रेखा में क्या करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। यानी कि ये सरल रेखा कहाँ पर होगी, जिस वृत्तीय पथ पर जो बिंदु, जिस वृत्तीय पथ पर ये पत्थर गति कर रहा था उसी पर एक सरल रेखा के रूप में क्या होगी, ये क्या होगी, स्थित होगी। जैसे देखो इसे भी जाने, ये देखो चित्र में दिख रहा है, जैसे ये केंद्र वाला बिंदु है और यहाँ से समझ लीजिए ये धागे से पत्थर बंधा हुआ था। ठीक है, ये गति कर रहा था, ये धागा है और यहाँ पर आपका हाथ था। ठीक है, और ये इस दिशा में क्या कर रहा था, गति कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ये पत्थर घूमता घूमता यहाँ पर आया और इस स्थिति में आपने इस पर से क्या कर दिया, हाथ में से धागा छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, ये पत्थर बी से लेकर ए तक ऐसे एक सरल रेखा में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, तो कोई सरल रेखा जो वर्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है वर्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो कोई ऐसी सरल रेखा जो केवल वर्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। देखो जैसे यहाँ पर पत्थर गति कर रहा था इसी मार्ग से, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये एक सरल रेखा में गति करना शुरू कर देगा जब इस पर से बल हटाया जाएगा। तो सरल रेखा ABC वर्त के बिंदु B पर क्या है, स्पर्श रेखा है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि ये जो ABC सरल रेखा दिख रही है ये इसकी कौन सी स्थिति पर है, ये इसकी B स्थिति पर है। ठीक है, ये क्या है, इस B बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये वर्त को कहाँ पर स्पर्श कर रही है, बिंदु B पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ से हमें सीधी बात ये पता ध्यान रखनी है कि जब भी वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करेगा, यानी वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में अगर गति कर रही थी पहले से और उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाए, फिर कार्य करना बंद कर दे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु है वो कुछ दूरी तक एक सरल रेखा में गति करेगी और फिर मुक्त रूप से क्या होगी, गिरना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यही बात कहाँ पर लागू होती है, अब चंद्रमा पर। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वो किसके कारण लगा रहा है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल है वो मिलता कैसे है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर क्या होगा, चलता रहेगा। यानी कि अगर अभिकेंद्रीय बल ऐसी कोई चीज अगर ना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा क्या करेगा,
पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं लगा पाएगा, बल्कि क्या करेगा, एक सरल रेखा में, ठीक है, क्या बोला है, एक समान गति से एक सरल रेखीय पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उस पर केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो अपने वृत्ताकार मार्ग पर क्या करे, नहीं, एक वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाएगा, बल्कि किस पर गति करेगा, एक सरल रेखीय मार्ग पर गति करेगा। जैसे अभी में देखो उदाहरण भी देखा था कि जब हम इस धागे पर से हाथ हटा देते हैं, ठीक है, यानी धागे को हाथ से छोड़ देते हैं, तो फिर ये इस प्रकार की जो वृत्ताकार गति है वो करना क्या कर देता है, छोड़ देता है, और ये एक सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, यही बात कहाँ लागू होती है, चंद्रमा पर। तो यह देखा गया कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यानी कि न्यूटन के मन में पहला सवाल तो यह आ गया कि भाई सेब पृथ्वी से, जब सेब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है पृथ्वी की ओर, तो उन्होंने ये मान लिया कि पृथ्वी के अंदर कोई आकर्षण बल है, और इस आकर्षण बल को उन्होंने क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दे दिया। फिर उनके मन में ये भी विचार आया कि क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करती है, यानी उनके मन में पहले तो ये बात की पुष्टि होगी कि भाई पृथ्वी है वो सेब को आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई ना कोई बल है जिसकी वजह से वो ऊपर या ऊंचाई से गिर रही किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। फिर दूसरा उनके मन में क्या विचार आया कि क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करती है। तो आगे देखो, यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते। फिर न्यूटन के मन में ये विचार आया कि अगर सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करती तो फिर हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते। ठीक है, यानी कि हम ऐसा क्यों नहीं देख पाते कि पृथ्वी सेब के चारों ओर गति कर रही है, ऐसा क्यों नहीं होता। फिर तो देखो इसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को क्या करती है, आकर्षित करती है। हमने गति का तीसरा नियम पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी अगर एक वस्तु किसी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी उस पर क्या करेगी, उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगी, ठीक है, या लगाएगी, यानी कि जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जानते हैं कि अगर कोई वस्तु समझ लीजिए ए है, अगर ये बी पर क्रिया बल लगा रही है, ठीक है, इस दिशा में, तो बी भी ए पर कौन सा बल लगाएगा, बी भी ए पर प्रतिक्रिया बल के रूप में ए से बी की ओर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। और हमने ये भी देखा था कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, केवल दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ये हमने कहा पढ़ा था, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि किसी दिए हुए बल के लिए जो त्वरण है वो त्वरण क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो बल का सूत्र क्या होता है, F = ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर यहाँ से मैं त्वरण का मान निकालूं तो देखो त्वरण क्या हो जाएगा, A = F/m, यानी कि जो त्वरण है वो द्रव्यमान के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर द्रव्यमान का मान ज़्यादा होगा तो उत्पन्न त्वरण का मान कम होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो फिर उत्पन्न त्वरण का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या की कि पृथ्वी की अपेक्षा जो सेब का द्रव्यमान है वो कैसा है, नगण्य, यानी कि 0 के बराबर है। एक पृथ्वी की तुलना में अगर हम सेब के द्रव्यमान को देखें तो वो कैसा है, नगण्य, यानी कि न के बराबर। इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी को हम सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते। कारण क्या है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है, और इसी कारण इसमें उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा, बिल्कुल नगण्य या 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसी कारण हम पृथ्वी को कभी भी सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। यानी कि इस आधार पर हम इसी प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर गति क्यों नहीं करती। तो इसका उत्तर भी यही है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है, और द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इसमें उत्पन्न जो त्वरण का मान है वो कैसा है, नगण्य है। और इसी कारण से हम चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर गति करते हुए पाते हैं, लेकिन पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते हुए नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, यही है कि जो दिया गया बल, किसी दिए गए बल के लिए जो त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अगर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा और त्वरण अधिक होगा तो कोई वस्तु किसी के चारों ओर गति करेगी, लेकिन अगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और त्वरण नगण्य है तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे हम बात करें, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कारण क्या है कि सभी ग्रहों का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में कैसा है, बहुत कम है। ठीक है, और द्रव्यमान कम है तो उनके द्वारा उत्पन्न त्वरण का मान क्या है, अधिक है, और इसी कारण से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन सूर्य किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा नहीं कर पाता। कारण ये है कि सूर्य का द्रव्यमान बाकी ग्रहों के द्रव्यमान से काफी अधिक है, अतः उत्पन्न त्वरण का मान क्या होता है, इनकी तुलना में काफी नगण्य होता है। इसी कारण ग्रह तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर पाते हैं, लेकिन सूर्य किसी के चारों ओर परिक्रमा नहीं कर पाता। तो पहले की भांति तर्क करके हम ये कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। ठीक है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी ये सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने लास्ट में जाके एक निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि इस आकाशगंगा में या इस विश्व में जितने भी पिंड है वो सब एक दूसरे को आकर्षित क्या करते हैं, यानी सभी पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, और वस्तुओं के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और न्यूटन ने क्या कहा कि वस्तुओं के बीच लगने वाला जो ये आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा मिली कि विश्व में सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और वस्तुओं के बीच लगने वाला, ठीक है, यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला यह जो आकर्षण बल है, यह आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा मिल गई कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, देखो कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। अभी हमने देखा था कि इस विश्व में जितने भी वस्तुएं या पिंड मौजूद है वो प्रत्येक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षित करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती। क्या होता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस नियम के अनुसार समझ लीजिए ये दो पिंड है ए और बी। ठीक है, एक पिंड ए है, एक पिंड बी है। तो ये नियम क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को हम क्या कह लेते हैं, एफ। क्या कह लेते हैं, एफ। इस आकर्षण बल का मान क्या बोल रहा है, दोनों के द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान कितना है, m1 और m2। तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो देखो ये समानुपाती का निशान हो गया, गुणनफल m1 गुणा m2। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल। तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, d। इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1/d²। ठीक है, यानी कि इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। जब हम इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो क्या समीकरण बन जाएगा, F = m1 m2/d²। ठीक है, और जब हम इस समानुपाती के निशान को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, स्थिरांक g m1 m2/d²। क्या सूत्र बन जाएगा, g m1 m2/d², जहां पर f क्या है, दो वस्तुओं के बीच में या दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल।
ठीक है। यहाँ पर m1 क्या है? m1 है प्रथम पिंड का द्रव्यमान। क्या है? प्रथम पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, m2 क्या है? द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। और d क्या है? तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी। दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। देख लो यहाँ पर चित्र में भी। तो देखो यहाँ पर दो वस्तु दिखाई गई है आपको, ए और बी, जिसमें ए का द्रव्यमान m है, कैपिटल M, और बी का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। और इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपको ये दिख रही है, जिस पर ये क्या करेगा? बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो इन दोनों के द्रव्यमान के देखो कैसा है? गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब हमने समानुपाती का निशान लगाया तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट लगा? कैपिटल जी। ठीक है, अब देखो इस जी का मान क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये आपको अभी इतना ध्यान ही बढ़ना, आगे देखें। यहाँ पर देखो कि मान लीजिए m तथा m द्रव्यमान के दो पिंड a और b एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा था कि मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कौन सा है? F है। ठीक है, तो फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा है? समानुपाती है। तो देखो पहले का द्रव्यमान कितना है? m कैपिटल M, और दूसरे का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? d। ठीक है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर जब हमने इन दोनों समीकरणों को मिला दिया तो हमारे पास बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कैपिटल M स्मॉल m का दोनों का गुणा हो रहा है बटे में d स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इस समानुपाती के निशान को हटा देंगे तो फिर हमने क्या लगाया? जी एक क्या लगाया था? कांस्टेंट लगाया था। क्या लगाया था? जी कांस्टेंट लगाया था। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस कैपिटल जी को यहां पर समझो आप, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। अगर हम इसका मान निकालें या इसका ऐसा ही मात्रक निकालें तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम जी का मान निकालें तो जी का मान कितना आ जाएगा? F गुणा डी स्क्वायर बटे में m1 गुणा m2। ठीक है, बल का मान मात्रक क्या होगा? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर बटे में जो मास है उसका द्रव्यमान क्या होगा? किलोग्राम गुणा किलोग्राम। ठीक है, तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मात्रक होगा? इस जी का क्या होगा? SI मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है कि जी का जो SI मात्रक है वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आगे हम बात करें कि हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया और जी का वर्तमान मान्य मान कितना है? 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यानी इस जी का वर्तमान में जो मान है वो कितना है? जी का मान है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, फिर ये मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का वर्तमान में क्या है? मान्य मान है। यानी जहाँ कहीं भी हमें जी यूज करना होगा तो जहाँ पर हम जी का मान क्या यूज करेंगे? 6.673 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, तो आगे वही लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा अपने समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था जिसकी चर्चा हमने कर ली। इसी पर आधारित देखो ये उदाहरण भी दिया हुआ है, इनकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, जिसके अंतर्गत हमने गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और उसके बाद हमने गुरुत्वाकर्षण के इस सार्वत्रिक नियम की चर्चा कर ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।